Good morning, friends. Welcome back once again. In this video, we are going to discussing about some various important questions from various section in Hindi medium in quiz format. So let's start. First question on your screen now. प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत या किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिससे दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर्ड एक्ट 1833, विधि आयोग अधिनियम 1967 और डी भारत सरकार अधिनियम 1919। विच इज़ द राइट आंसर? इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर, 1833 का चार्टर एक्ट। ओके, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट इट। प्राचीन काल में कानून सुधार औपचारिक था या अनौपचारिक? जी हाँ, अनौपचारिक, संस्थागत नहीं था। हालांकि 19वीं सदी के तीसरे दशक के बाद से सरकार द्वारा समय समय पर विधि आयोग का गठन किया जाता गया। प्रथम विधि आयोग को चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में लाया गया था। इसके बाद 53 में 1853, फिर 1861, फिर 1879 दूसरे, तीसरे और चौथे क्रमशः विधि आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने अंग्रेजी कानून को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता की। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि पहले 4 विधि आयोग के परिणाम हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री M.C. शीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन इन स्क्रीन। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह लिखित नियमों का एक समुच्चय है जिसे किसी देश में एक साथ रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है? यह एक निर्दिष्ट करता है कि सरकार कैसे गठन किया जाएगा, उसमें निर्णय लेने की शक्ति का वितरण कैसे होगा। तीसरा, यह एक बेहतर समाज के निर्माण के बारे में भी आकांक्षा को व्यक्त करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये रहे और समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी इज़ द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3। संविधान सर्वोच्च कानून है जो नागरिकों और सरकार के बीच सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यह विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रहने के लिए आवश्यक विश्वास और समन्वय स्थापित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाए, जैसे कि लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा, उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा। यह सरकार की शक्तियों पर सीमा भी आरोपित करता है और बताता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं। यह लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, जैसे कि प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, DPSP है इत्यादि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा को वारंटो रीट निम्नलिखित में से किसको संबोधित करने के लिए जारी की जा सकती है? आपके ऑप्शन है, यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को ठीक से निर्वाहित नहीं कर रहा हो तो उसे, यदि कोई विधायक ऐसा पद धारण कर ले जो उसे सांसद बनने के अयोग्य बताता हो, यदि किसी अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो उसको, यदि किसी निचली अदालत ने अवैध अधिकार क्षेत्र का धारण कर लिया हो उसे। तो ऑप्शंस हो गए, आपके समय शुरू होते हैं अब। अधिकार परीक्षा, दैट मीन को वारंटो, इसका सही जवाब है बी इज़ द राइट आंसर। यदि कोई विधायक ऐसा पद धारण कर ले जो उसे संसद बनने की अयोग्य बनाता है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस वारंट के द्वारा, अर्थात यह सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट उस रीट को जारी कर सकते हैं जो उस व्यक्ति या प्राधिकरण को किसी कार्यालय में कार्य करने के लिए रोकती है, जिसके लिए वह हकदार ही नहीं है। यह रीट केवल और केवल सार्वजनिक कार्यालयों पर लागू होता है, निजी कार्यालयों पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। भारत में संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के लिए कोई आचार संहिता नहीं है। दूसरा ऑप्शन,
यूके और यूएस के अलावा किसी भी अन्य देश में सांसदों के लिए आचार संहिता नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है पूछा गया है। तो आपके ऑप्शंस है इस प्रकार और आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही जवाब है सी। इसमें से दोनों ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भारत में लोकसभा के लिए नहीं तो लेकिन राज्यसभा के लिए तो आचार संहिता है ही। लेट्स डिस्कस। राज्यसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता 2005 से लागू है। लोकसभा के लिए ऐसी कोई संहिता नहीं है। उच्च संवैधानिक अधिकारियों और लोगों के प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता लंबे समय पर चर्चा की गई है। 1964 में केंद्रीय मंत्रियों के लिए केंद्रीय मंत्रियों के लिए एक संहिता को अपनाया गया था और राज्य सरकारों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई थी। 1999 में मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन ने सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता अपनाने का संकल्प लिया गया। 15 सूत्रीय न्यायिक जीवन में मूल्यों की पुनः स्थापना ने सिफारिश की कि सेवारत न्यायाधीशों को अपने आधिकारिक और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग बनाए रखना चाहिए। ब्रिटेन में भी सांसदों के लिए आचार संहिता है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, जर्मनी में भी है। इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि भारत के अलावा किसी और अमेरिका के अलावा या फिर ब्रिटेन के अलावा किसी और देश में आचार संहिता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपके सवाल, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते बताइए कि कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला ऑप्शन, यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित एक विधेयक राज्य हाईकोर्ट की स्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार अर्थ विधेयक को आरक्षित रखना चाहिए। दूसरा, यदि राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा भेजा गया कोई विधेयक बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाए तो राज्यपाल पर विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। कौन सा कथन सही है ये सोचना है आपको। आपके समय शुरू होते हैं अब। तो सही जवाब है, आप समझ सकते हैं, सही जवाब ओनली एंड ओनली 5वां प्रश्न में ए है, क्योंकि बी इज द रॉन्ग आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो देखिए, जब राज्य विधायिका द्वारा पारित होने के बाद किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो वो उनके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। पहला, वो विधेयक पर अपनी सहमति दे सकते हैं या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकते हैं। तीसरा है कि राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो लौटा सकता है। हालांकि यदि विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा संशोधन के या बिना संशोधन के पुनः पारित कर दिया जाए तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना ऐसे मामले में जहां पर आरक्षण अनिवार्य है, अर्थात जहां राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्य की हाईकोर्ट की स्थिति के समक्ष खतरा उत्पन्न करता हो। इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है यदि वह लगता है कि निम्नलिखित प्रकृति का वह विधेयक है, जैसे कि वह विधेयक अल्ट्रा वायलेंस यानी संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, देश के व्यापक हित के विरुद्ध है, गंभीर राष्ट्रीय महत्व का है और संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है। प्रश्नों की एक नई श्रृंखला आपके स्क्रीन पर यह रहा। पहला प्रश्न, राज्य अर्थव्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख आर्थिक चुनौतियां मौजूद है। राज्य अर्थव्यवस्था के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख आर्थिक चुनौतियां मौजूद हैं। पहला, यह निर्णय लेना कि कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, वस्तुओं की आपूर्ति और मांग के बीच एक संतुलन सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था में एक इष्टतम उत्पादक क्षमता के लिए आवश्यक निवेश स्तर को सुनिश्चित करना। इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। तीनों समस्याएं उत्पन्न होती है राज्य के लिए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था कुछ चुनौतियों का सामना करता है, जैसे कि
एक, लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, आपूर्ति नेटवर्क की उपस्थिति। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के स्तर की गारंटी देनी होती है। इसके लिए उत्पादन क्षमता का उचित स्तर बनाए रखना, और साथ ही साथ जिसके लिए एक विशेष स्तर की पूंजी की जरूरत होती है, निर्माण की और निवेश की जरूरत होती है, जिसके लिए एक निवेश योग्य निधियों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। क्या निवेश को सरकार, घरेलू निजी क्षेत्र या विदेशी से प्राप्त किया जाए, एक बार यह निर्धारित करने के बाद इससे देश के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार चुन लिया जाता है। तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक निश्चित और उचित नेटवर्क प्रदान करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यों के वित्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। राज्य सरकारों का औसत राजकोषीय घाटा विगत एक दशक के दौरान सदैव केंद्र सरकार से अधिक रहा है। दूसरा ऑप्शन है, अधिकांश राज्य राजस्व में वृद्धि करके अपने राजस्व घाटे के लक्ष्य को पूरा करते हैं क्योंकि उन्हें बाजार से उधार लेने की अनुमति नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। समय, इसका सही जवाब है सी। दोनों कथन जो दिया गया है वो सही नहीं है। 2016-17 को छोड़ दिया जाए तो राज्यों सरकारों ने नियमित रूप से जीडीपी के 3% के अपने वित्त घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यह स्थिति राज्य स्तर के वित्त के बारे में बहुत सारी आकांक्षाओं को दूर करती है, विशेष रूप से व्यापक कृषि ऋण छूट के मद्देनज़र, जिसकी घोषणा कई राज्यों ने की थी। और 2014 से 15 में बिजली क्षेत्र में भी और उदय योजना के तहत शुरू होने वाले अतिरिक्त भार को राज्य के बजट पर भारित कर दिया गया था। शुरू होने के बाद अतिरिक्त भार को राज्य के बजट से ही भारित किया गया था। हालांकि अधिकांश राज्यों ने अपने राजस्व में वृद्धि किए बिना ही अपने व्यय में कमी करके और बाजार से अधिक उधार लेकर अपने राजस्व घाटे लक्ष्य को पूरा कर लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, अर्थव्यवस्था की कुल कारक उत्पादकता यानी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी निम्नलिखित में से किस तरीके से सुधार कर सकती है। अर्थव्यवस्था की कुल कारक उत्पादकता निम्नलिखित में से किन किन तरीकों से सुधार लाई जा सकती है। पहला, अनुसंधान और विकास में निवेश करके। दूसरा, सकल पूंजी निर्माण अर्थात आधारभूत संरचना विकसित करके। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, और ये बहुत ही सिंपल सवाल है। आई थिंक इसका सही जवाब सी इज द राइट आंसर। 1 और 2, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, दैट मीन कुल कारक उत्पादकता, जिसे बहुकारक उत्पादकता यानी मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है, को आमतौर पर कुल इनपुटों के कुल उत्पादन जैसे जीडीपी के अनुपात के रूप में माना जाता है या मापा जाता है। उत्पादन तकनीक के अनुसार टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि का हिस्सा बन जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से मापन किए जाने वाले वृद्धि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, जिसमें उत्पादन के श्रम और पूंजी इनपुट का उपयोग किया जाता था। यदि किसी राष्ट्र के पास भूमि, श्रम और पूंजी का समान भंडार है, लेकिन फिर भी जीडीपी में वृद्धि की उच्च दर को लगातार प्राप्त करता है, यदि इनपुट समान है तो समय के साथ उत्पादन में कैसे वृद्धि हो, या तो कारकों की व्यक्तिगत उत्पादकता में वृद्धि हुई होगी या अर्थव्यवस्था के कुल संयुक्त उत्पादकता में वृद्धि हुई होगी। यह बेहतर प्रौद्योगिकी, बेहतर बुनियादी ढांचे आदि का परिणाम हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था की कुल कारक उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में एक कारखाने को बेहतर उत्पादन करने के लिए 10 घंटे की ज़रूरत है, उत्पादन की बेहतर तकनीक के साथ इसे 2 घंटे में भी प्राप्त किया जा सकता है, और साथ ही साथ कंपनी पहले से अधिक उत्पादन भी कर सकती है। अगला प्रश्न है, सरकार के राजस्व व्यय में शामिल कौन कौन से हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार के कौन कौन से व्यय शामिल होते हैं। पहला, सरकार द्वारा दिया गया ऋण पर ब्याज भुगतान। दूसरा, राज्य सरकारों को प्रदान किया गया अनुदान और प्रशासनिक व्यय। सही उत्तर का चयन कीजिए। चौथे प्रश्न का सवाल आपके समय शुरू होते हैं अब। इसका सही जवाब, जी हाँ, इसका सही जवाब है डी इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3। राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा किए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, राज्य सरकारों या अन्य पार्टियों को दिया गया अनुदान, भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्ति का निर्माण कर सकते हो, ये सारे व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं।
अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट रोल। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता के जोखिम और साथ ही साथ वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन से संबंधित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एफएसडीसी की उप समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और रेगुलेशन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। प्रश्नों की एक नई श्रृंखला। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रथम बौद्ध संगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, इसने विभिन्न विचारधाराओं में बौद्ध धर्म के प्रसार का कार्य किया। दूसरा, इसने बुद्ध की शिक्षाओं, सुत्त और शिशुओं यानी विनिमय के नियमों को संरक्षित किया था। तो इसका सही जवाब आई थिंक यू नो अबाउट दैट, ए इज द राइट आंसर या डी इज द राइट आंसर या बी। केवल दो, क्योंकि विचारधाराओं को बौद्ध धर्म का प्रसार किया, ऐसा बी इज द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजा अजातशत्रु के संरक्षण में लगभग 400 ईसा पूर्व भिक्षु महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी में सतारी गुफा में आयोजित किया गया था। इसने बुद्ध की शिक्षाओं और शिष्यों के नियमों को संरक्षित किया। आनंद बुद्ध के महान शिष्यों में एक सुत उपाली, एक और अन्य शिष्य ने विनिमय का वर्णन किया। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, जहां संगति ने बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय महायान और हीनयान में विभाजित किया था। अगला प्रश्न मौर्यकालीन से संबंधित है। मौर्यकालीन प्रशासन और सुरक्षा के बारे में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। ओके। दूसरा ऑप्शन, राज्य द्वारा व्यापार का विनियमन और नियंत्रण नहीं किया जाता था। और तीसरा, मौर्य राज्य ने जनता को सिंचाई की सुविधा, अकाल राहत और स्वच्छता प्रदान करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। विच ऑफ द राइट आंसर? आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट ऑप्शन बिकॉज यू नो अबाउट दैट। इसमें सेकंड ऑप्शन गलत है, इसलिए ए, सी और डी इज एलिमिनेटेड, सो यू कैन फाइंड इजी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अत्यधिक वैभवशाली जीवन व्यतीत किया। उनका महल अपनी सुंदरता में अद्वितीय था। वो लिखते हैं कि राजा एक निरंकुश शासक था, असीमित शक्तियों का स्वामी था, जासूसों के माध्यम से अपने समाज की घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान राज्य ने व्यापार को रेगुलेट करने, करों का अधिरोपण करने, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज भार मापन पद्धति को स्थापित किया। इस दौरान व्यापार और वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि हुई। राज्य अपने लोगों की सिंचाई की सुविधा, संकट सहायता, स्वच्छता, अकाल राहत प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। मेगास्थनीज ने अपने लेखन में कुशल मौर्य प्रशासन की प्रशंसा भी की है। अगला प्रश्न है, देवपुत्र और हिंदू सुरताना नामक शाही पदवी निम्नलिखित में से क्रमशः किस शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब है कुषाण और विजयनगर। देवपुत्र और हिंदू सुल्ताना कुषाण और विजयनगर से जुड़े हुए हैं। यह एक साधन है जिसके द्वारा विभिन्न सर्वोच्च देवताओं की पहचान की जाती है। इस रणनीति को कुषाणों अर्थात प्रथम शताब्दी BC के प्रथम शताब्दी CE तक
द्वारा सर्वोत्तम ढंग से अपनाया गया था, जिन्होंने मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम भारत तक एक विस्तृत विशाल राज्य प्रशासन किया। मथुरा यानी उत्तर प्रदेश के पास स्थित एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई है। इसी तरह की मूर्तियां अफगानिस्तान के एक धर्मस्थल में भी पाई गई। कुछ इतिहासकारों को यह जानकारी मिली है कि कुषाण स्वयं को देवतुल्य मानते थे। कई कुषाण शासकों ने भी देवपुत्र या भगवान का पुत्र की पदवी धारण की, जो संभवतः चीनी शासकों, जो स्वयं को स्वर्ग का पुत्र कहते थे, से प्रेरित था। विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था। शासकों ने हिंदू सुल्ताना पदवी का उपयोग करके देवताओं के साथ अपने निकट संबंध का संकेत दिया था, जिसका अर्थ हिंदू सुल्तान था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के पूर्व के वर्षों के दौरान प्रभावशाली समाचार पत्रों का विकास हो रहा था, तो निम्नलिखित समाचार पत्रों के उनके संपादकों को सुमेलित कीजिए। स्वदेशी मित्र जी सुब्रमण्यन अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, वॉइस ऑफ इंडिया एन सेन। इनमें से कौन सा कथन सही है? आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज वॉइस ऑफ इंडिया एन सेन के द्वारा लिखा नहीं गया है, इसलिए आप आसानी से 3 को एलिमिनेट कीजिए और यू विल गेट द आंसर। आई मीन ए इज द राइट आंसर। सो लेट्स सी अबाउट इट। स्वदेशी मित्र का संपादन जी सुब्रमण्यन अय्यर, बीजी तिलक द्वारा केसरी और मराठा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, जी के गोखले द्वारा सुधाकर, एन सेन द्वारा भारतीय दर्पण और दादा भाई नौरोजी द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया लिखा गया। वास्तव में भारत में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं के द्वारा समाचार पत्रों का संपादन किया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों की पृथक निर्वाचन मांग को स्वीकार कर लिया था। दूसरा, कराची अधिवेशन में कांग्रेस की आर्थिक नीति पर एक संकल्प को अपनाया गया था। क्या यह सही ऑप्शन है? दोनों पर विचार करते हुए बताइए। तो दिया गया दोनों कथन सही है। सी इज द राइट आंसर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटक माना जा सकता है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया और यह एक हमारे भारतीय राष्ट्र आंदोलन का सबसे विपत्ति वाली स्थिति थी, क्योंकि इसी ने एक तरह से आगे हिंदू और मुसलमान में एक तरह से विवाद को खड़ा किया और एक बल मिला, भारत की पृथकता का कारण बना। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 के दरमियान हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसमें 2 प्रस्ताव को अपनाया गया था और पहला था एक मौलिक अधिकारों पर और दूसरा था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर, जिसने इस अधिवेशन को विशेष रूप से अविस्मरणीय बना दिया। ओके, प्रश्नों की अगली श्रृंखला। दक्षिणी गोलार्ध पर साइबेरिया के समान ठंडी और कठोर जलवायु का अनुभव क्यों नहीं होता है? दक्षिणी गोलार्ध पर साइबेरिया के समान ठंडी और कठोर जलवायु का अनुभव आप क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से स्थल भाग की अनुपस्थिति है। ओके, और दूसरा ऑप्शन है जलवायु पर समुद्र का अत्यधिक प्रभाव होने से सर्दियों की कठोरता में कमी आ जाती है। सही ऑप्शन पर चयन कीजिए, आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। बोथ आर द रीजन जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से स्थल भाग की अनुपस्थिति है और जलवायु पर समुद्र का अत्यधिक प्रभाव होने से सर्दियों में कठोरता की कमी आ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर सापेक्षिक रूप से स्थल भाग की अनुपस्थिति के कारण साइबेरिया जलवायु स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होती है। जलवायु पर समुद्र का अत्यधिक प्रभाव होने से सर्दियों में कठोरता की में कमी आती है और शंकुधारी वन जैसे दक्षिणी चिली, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हिमालय के कई क्षेत्रों में खनिज निष्कर्षण करना व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक है, ऐसा क्यों? पहला कारण है कि हिमालय की जो जटिल चट्टान संरचना है, दूसरा उबड़ खाबड़ क्षेत्र और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट्स कॉमन सेंस कि आप हिमालय के क्षेत्रों में
खनिज का निष्कर्षण क्यों नहीं कर पाते हैं, व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक क्यों है। तो इसका सही जवाब, आई थिंक यू गॉट द आंसर, सी इज द राइट आंसर। दोनों कथन सही है। एक तो इतने बड़े भौगोलिक प्रसार के बावजूद भी हिमालय क्षेत्र में खनिज नहीं निकलता है, खनिज संसाधन की कमी क्यों है। एक तो उबड़ खाबड़ क्षेत्र और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां निश्चित रूप से खनिजों के खोज की कठिन और महंगा बना देती है। इसके अलावा हिमालय में भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में चट्टानीय परतों का व्यापक रूप से विस्थापन हो रहा है। इसने चट्टानों की संरचना में अव्यवस्थता उत्पन्न कर दी है, इसे जटिल बना दिया है, जिससे हिमालय में खनिज संसाधनों में कमी आ गई है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसका समृद्ध भंडार है, अभी विद्यमान है, उसमें अभी शोध चल रहा है। अगला प्रश्न है, किसी नदी की युवा अवस्था की विशेषता आमतौर पर कौन सी होती है। जब नदी शुरुआत में निकलती है तो उसकी विशेषता क्या होती है। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत होता है, जिससे दलदल और पंक भूमि बहती है। जहां कठोर चट्टानें पाई जाती है वहां छिप्रिकाओं और जलप्रपातों का निर्माण होता है। नदियां स्वतंत्र रूप से प्रभावित होती है, जिससे प्राकृतिक तटबंधों और गोखुर झीलों का निर्माण होता है। ऑक्सबॉल, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल बिकॉज यू कैन इलिमिनेट दिस, एलिमिनेट मेथड इस काम आएगा यहाँ पर। 3 ऑप्शन गोखुर झील, कुछ आपको पता होगा कि गोखुर झील का निर्माण वो नदियों के वृद्धावस्था में होता है, तो यू कैन ईजिली इलिमिनेट बी सी। तो इसका सही जवाब है एक और 2, यानी ए इज द राइट आंसर। जल विभाजक काफ़ी विस्तृत होता है। नदी का मार्ग का विकास या परिपक्वता कई चरणों में होता है। प्रत्येक चरण में इसकी अपनी अपनी विशेषता होती है, अपनी इसकी विशेषता इसको प्रभावित भी करती है। प्रभावित जल व्यवस्था में विकसित होने वाले परिदृश्य प्रत्येक चरण में युवा अवस्था में क्या होता है, यूथ स्टेट में। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये उथले भी आकार की घाटी, सकड़े बाढ़ का मैदान मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं, मुख्य नदी के साथ पाए जाते हैं। जहाँ कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ छिप्रिकाएँ और जलप्रपातों का निर्माण हो जाता है। जबकि मैच्योर स्टेट में यानी पूर्णा अवस्था में, इस अवस्था में नदियाँ बहुत ज़्यादा जल अपने साथ लाती है, जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गहरी भी आकार की घाटियाँ बनती है। विस्तृत बाढ़ के मैदान जिनमें विसर्पों का निर्माण होता है, जल विभाजक स्पष्ट होते हैं और छिप्रिकाएँ और जलप्रपात विलुप्त हो जाते हैं। और वृद्धावस्था में क्या होता है, नदियाँ छोटी सहायक नदियाँ कम होती और ढाल मंद हो जाता है। विभाजक विस्तृत और समतल होते हैं, जिसमें झीलें पाई जाती हैं। नदियाँ स्वतंत्र रूप से प्रभावित होती है और प्राकृतिक तटबंधों और गोखुर झीलों का निर्माण करती है। और अधिकांश भूदृश्य समुद्र तल के बराबर और थोड़े ऊंचे होते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। विषुवतीय प्रतिधारा बृहत सतही प्रवाह है जो पूर्व की ओर अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों में जल को प्रभावित करती है। इसके प्रभाव में योगदान करने वाले कारकों को शामिल कीजिए। जो विषुवतीय प्रतिधारा जो है वो बहुत ही पूर्व की ओर अटलांटिक और हिंद सागरों में जल को बहाती है। एक तो इसका ऑप्शन है कोरियोलिस बल की उपस्थिति। दूसरा है उष्णकटिबंधीय सतही पवन प्रवाह के कारण भूमध्य रेखा के पास जल का जमाव। ऑप्शंस आपके रहे इस प्रकार, और आपका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। भूमध्य रेखा के निकट प्रभावित होती है ये जो एंटी इक्वेटोरियल करंट जिसको बोलते हैं, ये पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली धाराओं जैसे कि उत्तरी और विषुवतीय दक्षिण धाराओं के बीच बहती है। विषुवतीय प्रतिधारा एक विशिष्ट धारा है जो सतही धाराओं के विपरीत दिशा में प्रभावित होती है। उष्णकटिबंध में अन्य प्रमुख सतही धाराएं प्रचलित हवाओं के समान ही प्रभावित होती है। इस प्रकार विषुवतीय प्रतिधाराएं उष्णकटिबंध क्षेत्र में एक अलग पवन पैटर्न द्वारा संचालित होती है। सशक्त व्यापारिक पवनों के प्रवाह के कारण अधिकांश उष्णकटिबंध अटलांटिक और प्रशांत महासागर में सतही जल पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। हालांकि भूमध्य रेखा के उत्तर में कई सौ मील की दूरी पर तुलनात्मक रूप से पवनें बहुत कमज़ोर हो जाती है। दक्षिणी की ओर प्रभावित तीव्र पवनें
जहां पौने कमजोर होती है वहां पर जल को एकत्रित कर देती है और परिणाम स्वरूप समुद्र की सतह पर 6 इंच तक ऊंची हो जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव के कारण जल पूर्व की ओर बहने लगता है, जिससे विषुवतीय प्रतिधाराओं में वृद्धि होती है। पांचवा ऑप्शन चक्रवात के बारे में है। चक्रवात के केंद्र में अति निम्न दाब वाले क्षेत्र होने के कारण यह अनवरत बना रहता है। ओके, बहुत कम चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की तुलना में अपेक्षाकृत सशक्त होते हैं। कौन सा कथन सही है? आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू नो द साइक्लोन। ए इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली ए इज द राइट आंसर, बी गलत है। तीव्रता बंगाल की खाड़ी में ही ज़्यादा होता है। चक्रवात में केंद्र जो में अति निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, और जब तक निम्न दाब वाला क्षेत्र रहेगा तब तक चक्रवात अनवरत बना रहेगा। निकटवर्ती क्षेत्रों में पौने इन निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहने लगती है। हालांकि चक्रवात सामान्य रूप से जून में आते हैं, उनमें बहुत से कम ही अरब सागर में उत्पन्न होते हैं, उनमें अधिकांश बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। पिछले अगर 120 वर्षों का आंकड़ा का देखा जाए तो आसपास लगभग भारत के आसपास निर्मित होने वाले सभी चक्रवाती तूफानों का लगभग 14% और गंभीर चक्रवातों का 23% अरब सागर में हुआ है, और बाकी सारे के सारे बंगाल खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में निर्मित होने वाला चक्रवात की तुलना में अरब सागर के चक्रवात जो होते हैं अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं और कम भी आते हैं। हालांकि इस ईयर मानसून का ट्रेंड कुछ अलग ही रहा और चक्रवातों का जो अनुपात था वो बदल गया। अरब सागर में ज़्यादा आया, बंगाल की खाड़ी में कम। प्रश्नों की एक अगली श्रृंखला, मुद्रास्फीति का निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है या हो सकते हैं? अधिक से अधिक लोग कार्यरत होने पर अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादक क्षमता में कमी आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की अत्यधिक आपूर्ति हो जाएगी तो मुद्रास्फीति होगा। आई थिंक दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन अबाउट इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था में क्या इन्फ्लेशन तब आता है जब वस्तुओं की आपूर्ति ज़्यादा होती है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन एंड फर्स्ट का ए इज द राइट आंसर। सरल शब्दों में कहें तो मुद्रास्फीति का सीधा आशय है मूल रूप से अत्यधिक पैसे में से अल्प वस्तुओं की प्राप्ति, या अत्यधिक मांग की स्थिति में भी आपूर्ति के निम्न बने रहने से है। इन दोनों स्थितियों में वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा बोली लगाने के कारण सामानों की कीमतों में तेजी से बढ़त होती है। अत्यधिक आपूर्ति की स्थिति में कीमतों में कमी होने की संभावना बनी रहती है, न कि बढ़ने की। यदि आय में तेजी से वृद्धि होगा तो वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगा। दूसरी ओर यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ है, जैसे कि खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, उत्पादन में कमी हो गया, तो उच्च आय के कारण कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति उच्च हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यदि अर्थव्यवस्था के कुल आकार में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है तो इसका क्या आशय है? जीडीपी वृद्धि में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि हो रही है। अर्थव्यवस्था के सकल पूंजी निर्माण में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जीडीपी प्रतिवर्ष वृद्धि होगा, ऐसा कोई जरूरी है? अर्थव्यवस्था में सकल पूंजी निर्माण में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा हो, ये भी सही है कि नहीं है? तो दोनों कथन सही नहीं है, सी इज द राइट आंसर। बाजार मूल्य पर जीडीपी के अंतर्गत बाजार मूल्य पर एक वर्ष के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना की जाती है। यदि इसमें वृद्धि होती है तो इसका अर्थ है कि उद्यमियों के द्वारा अत्यधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। यह वृद्धि समान मशीनरी और श्रम के साथ वास्तविक निवेश में वृद्धि के बिना भी हो सकता है। यदि अर्थव्यवस्था का आकार प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूप से बढ़ रहा है और विकास दर सकारात्मक होती है तो इससे आवश्यक रूप से वृद्धि नहीं होती है, इसलिए कथन एक गलत है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व के साथ होने वाले भारत के चालू खाते दैट मीन करेंट अकाउंट लेन देन में शामिल होते हैं। करेंट अकाउंट में कौन कौन सा खाता शामिल है बताइए? वस्तुओं से संबंधित निर्यात आयात संतुलन, रेमिटेंस का जो प्रवाह होता है वो, इनविजिबल मदों का व्यापार, विदेशी सरकारों द्वारा दिया गया ऋण। तो सही उत्तर का चयन करते हुए बताइए।
विच इज़ द राइट आंसर? आई थिंक यू नो अबाउट द आंसर। 1, 2, 3। और विदेशी सरकारों द्वारा दिया गया ऋण क्या 1 वर्ष के लिए होता है, शॉर्ट समय के लिए होता है? आपको इसी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो तो आई थिंक करंट अकाउंट जिससे आपको देयता, आपकी जो लाइबिलिटी है उसका क्रिएशन नहीं होना चाहिए। तो आपको डी, आपको चौथा खत्म, 4 खत्म। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3, आई मीन ए इज़ द राइट आंसर। चालू खाता में वस्तु और सेवाओं के निर्यात और आयात तथा भुगतान अंतरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। अदृश्य मदों यानी इनविजिबल ट्रेड के व्यापार के रूप में निरूपित सेवाओं का व्यापार होता है। भुगतान अंतरण संबंधित प्राप्तियां जो किसी देश के निवासियों को मुफ्त में प्राप्त होती है, वो रेमिटेंस जो होता है उसके लिए कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होता है, जिसके बदले में किसी भी प्रकार का वर्तमान में या भविष्य में आपको भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये मतलब वन यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा रेमिटेंस, उपहार और अनुदान इसमें शामिल होता है। ये अधिकाधिक निजी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। राजस्व प्राप्तियां कुछ पूंजीगत प्राप्तियों के विपरीत गैर विमोचनीय नॉन रिडीमेबल होता है। राजस्व प्राप्तियों के विपरीत पूंजीगत प्राप्तियां सदैव ऋण को बढ़ाने वाली होती है। कौन सा कथन सही है? चौथा प्रश्न का जवाब आपके स्क्रीन पर। इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों के बीच मुख्य अंतर, राजस्व प्राप्तियों के मामले में सरकार पर राशि वापस करने का कोई भी दायित्व तो नहीं होता है, अर्थात ये जो होते हैं गैर विमोचनीय होते हैं। लेकिन पूंजीगत प्राप्तियों के मामले में जो ऋण के रूप में लिया गया होता है, सरकार को ब्याज के साथ वापस लौटाना पड़ता है, अर्थात इससे लायबिलिटीज क्रिएट होती है और ये लंबे समय के लिए होता है। जनरली पूंजीगत प्राप्तियां ऋण उत्पन्न करने वाली या गैर ऋण उत्पन्न करने वाली हो सकती है। इससे ऋण भी उत्पन्न हो सकता है, गैर ऋण भी हो सकता है। ऋण प्राप्तियों के उदाहरण जैसे घरेलू स्तर पर सरकार के द्वारा प्राप्त शुद्ध उधार, विदेशी सरकारों से प्राप्त आपने ऋण ले लिया है, आरबीआई से आपने उधार ले लिया है, तो ये सब क्या है? ये सब आपको ऋण के प्राप्तियों के उदाहरण है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण जैसे कि ऋण की आपने वसूली करनी हो, उसमें जो खर्चा किया आपने, सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री से अर्जित आय वो है, यानी विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो ये गैर ऋण है। ये ऋण का सृजन नहीं करती है, इसलिए इसको गैर ऋण कहते हैं और ये पूंजीगत प्राप्तियों में आते हैं क्योंकि लंबा समय के लिए होता है और सरकार की इससे जो एसेट्स की जो होती है कमी होती है। जब आप डिसइन्वेस्टमेंट कीजिएगा यानी विनिवेश कीजिएगा तो आपका तो एसेट तो कम होगा ही। दैट्स व्हाई यू कैन सिंपली से ऑल आर कैपिटल अकाउंट। पांचवा प्रश्न आपके सवाल स्क्रीन पर ये रहे, रुपया के मजबूत होने यानी रुपया एप्रिसिएशन, रूपी एप्रिसिएशन के बारे में कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। देश में मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के कारण रुपया मजबूत हो सकता है। जब आपका मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो होगा तो क्या, जब एफडीआई ज़्यादा होगा तो रुपया मजबूत होगा। संक्षेप में, रुपये को मजबूत होने से रोकने के लिए घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। रुपये को मजबूत होने से रोकने से, जब आप रुपया को मजबूत होने से रोकिएगा तो क्या इससे घरेलू विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कथन पर विचार करते हुए आपको आंसर देना है। आपके समय शुरू होते हैं अब और इसका सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। बाजार में अधिक प्रवाह के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले अधिक मजबूत हो जाएगा क्योंकि जब विदेशी एफडीआई आएगा तो एफडीआई जब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट होगा तो रुपया का डिमांड बढ़ेगा और डिमांड बढ़ने से उसके ताकत बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगा। यदि हम घरेलू विनिर्माण उद्योग को मजबूत करते हैं तो हमें रुपये को मजबूत होने से बचाना चाहिए। रुपये के मजबूत होने से आपको क्या होगा, आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाएगी, जिससे घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका निर्यात घट गया तो स्वाभाविक है, क्योंकि निर्यात इसलिए घट जाएगा क्योंकि आपका निर्यात महंगा हो गया है, आयात सस्ता हो गया है। पहले आप जहाँ पर $1 चुका रहे थे अब आपको $2 चुकाना पड़ता है, तो स्वाभाविक है विदेशी व्यक्ति आपके सामान को खरीदेगा नहीं। इसलिए आपके रुपये के एप्रिसिएशन को रोककर आप चाहे तो अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सरकार की भारतीय संसदीय प्रणाली में क्या होता है? संसदीय प्रणाली में क्या होता है? पहला, कार्यपालिका संवैधानिक आदर्शों के लिए उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर विधायिका न्यायपालिका को नियंत्रित करती है। आपके ऑप्शंस, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आई थिंक इसका सही जवाब है सी, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही है संसदीय प्रणाली का सिस्टम। भारत की संसदीय प्रणाली की बात है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। कार्यकारी शाखा विधायी शाखा के विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता से अपनी लोकतांत्रिक वैधता दुकान खुला है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संबंध को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। कार्यकारी शाखा विधायी शाखा के विश्वास को नियंत्रित करने की क्षमता से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेही भी होती है। आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल इस प्रकार है, संसद कार्यपालिका पर बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करती है, अर्थात बजट के अधिनियमन के माध्यम से अनुदान प्रावधान करने के पूर्व निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, लोक लेखा समिति, विभागीय स्थायी समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति, या फिर प्राक्कलन समिति। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसका सही जवाब, आई थिंक यू नो अबाउट दैट, बी इज द राइट आंसर, विभागीय स्थायी समिति। वित्तीय मामलों में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण 2 चरण में संचालित होता है। कार्यपालिका पर संसद कैसे नियंत्रण स्थापित करती है? इसके 2 है वित्तीय मामलों पर। एक तो बजट नियंत्रण, अर्थात बजट के अधिनियमन के माध्यम से अनुदान के विनियोग के पहले नियंत्रण, और बजट के बाद नियंत्रण, अर्थात 3 वित्तीय समितियां हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति और COPU के माध्यम से अनुदान के विनियोग के पश्चात नियंत्रण होता है। विभागीय स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों या विभागों के अनुदानों की मांगों पर लोकसभा में चर्चा और मतदान करने के पूर्व विचार करती है, या मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार भी करता है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, भारत की आकस्मिकता निधि, जिसको इंग्लिश में कंटीजेंसी फंड के बारे में बताइए, और बताइए कि कौन सा कथन सही है। भारत की जो आकस्मिकता निधि है को सीधे भारत के संविधान के द्वारा स्थापित किया गया था। निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है। राज्य स्तर पर ऐसी कोई भी निधि मौजूद नहीं है। तो इसमें से आपको पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है या गलत। आपको पता है कि इसका सही जवाब ये जो 3 है, आप उसको आराम से एलिमिनेट कीजिए, पहले सही जवाब आपको मिल सकता है। तो इसका सही जवाब, निधि को भारत के सीधे संविधान द्वारा स्थापित किया गया था, क्या ये सही है कि नहीं? तो एक भी गलत है, इसलिए एक भी खत्म। इसका सही जवाब है ओनली बी इज द राइट आंसर। संसद कानून के द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि के रूप में एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है, जिसमें समय समय पर ऐसे कानून द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जा सकता है। और अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के तहत कानून के द्वारा संसद द्वारा इस तरह के व्यय के लंबित अनुज्ञप्ति को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए इस तरह की निधि से उसके द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों को सक्षम बनाने के लिए उक्त निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है। यह किसी राज्य की विधायिका कानून के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि के रूप में आकस्मिक निधि को स्थापित कर सकती है, राज्य भी कर सकती है। समय समय पर ऐसे कानून के द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जा सकता है। और अनुच्छेद 205 या 206 के तहत कानून के द्वारा संसद द्वारा इस तरह के व्यय की लंबित अनुज्ञप्ति को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए इस तरह की निधि से उसके द्वारा किए जाने वाले अग्रिमों को सक्षम बनाने के लिए उक्त निधि को राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है। पहला वाला भारत का जो आकस्मिक निधि है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है, और राज्य वाला आकस्मिक निधि वो राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। अर्थात केंद्र और राज्य दोनों में अपनी अपनी आकस्मिक निधि का निर्माण करने का अधिकार उसको है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाए जैसा कि
राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करता है उसी प्रकार होगा, मतलब राज्य विधानमंडल जिस तरह से चाहे उसी तरह से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करता है। दूसरा, पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायत क्षेत्र में क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने हो या चुने नहीं हो पंचायतों की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा। अर्थात पंचायत के अध्यक्ष और पंचायत के जो अन्य सदस्य हैं को पंचायत क्षेत्र में होने वाले क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने हो या चुने नहीं हो पंचायतों की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होता है। तो इसका सही जवाब है या गलत, आपको सही उत्तर प्राप्त करना है। आपके समय शुरू होते हैं अब। इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर। दोनों कथन सही है। पंचायत के अध्यक्ष हो और पंचायत के अन्य सदस्यों को पंचायत क्षेत्र में क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हो या चुने नहीं हो पंचायतों को कोई बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष, ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के द्वारा निर्धारित किया गया हो। मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत द्वारा अपने चुने गए सदस्यों में से ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और फाइनली आपका अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को ग्रहण किया गया अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, फ्रांस के संविधान से और कनाडा के संविधान से। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक, सो यू विल गेट द आंसर। इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति। यू नो अबाउट दैट, फ्रांस की क्रांति से ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श निकल कर आया था। भारत का संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो फाइनली इन दिस वीडियो वी डिस्कस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस सेक्शन एंड वेरियस syllabus and various subjects. So watch this video 2 or 3 times, then you will get very important questions. Thanks a lot for watching this video. Share and subscribe my channel once again. Thank you.